Okay, let's go. हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। हमने प्रीवियस क्लास चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखा सर, मजा आ गया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 और ये आज कंप्लीट भी हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करना चाहूंगा आज की क्लास में। और हाँ, मुझे पता है समर वैकेशन चल रहा है और आप लोग सभी एंजॉय कर रहे हो और इस एंजॉयमेंट के साथ साथ आप अपनी क्लासेस भी देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चैप्टर 1 आपकी अंतिम सांसें लेता हुआ। जी हाँ, हम चैप्टर 1 को आज कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ अच्छे से तैयार हैं। बिल्कुल सर तैयार हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था, बेसिकली वो टॉपिक हमने कवर किया था बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और हमने लास्ट कवर किया था बेटा हमने वैसे डेफिनेशन हमारी कवर हो गई थी। एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो हमने वो कवर कर लिया था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए थे बेटा। उसके बाद फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग वो भी हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हमने एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग वो भी कवर कर लिए। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारे पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। सर बिल्कुल तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। जी हां, अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो रोल हमें समझना होगा कि अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है अपने बिजनेस में। पहला पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जी हां, पहला पॉइंट आता मेंटेनेंस। किस बात का मेंटेनेंस? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना। कि आप अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन की अगर बात करें, स्टार्ट ही कहां से होता है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करता है और ये रिकॉर्डिंग ही हमारे बिजनेस को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अकाउंटिंग। जी हां, सेकंड पॉइंट आता है बेटा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जी हां, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट को हेल्प करना, यह बात हमने कई दफा पढ़ी है कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग में। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। बेटा इसके अंदर अगर कोई फर्म अपने करंट ईयर के डेटा को, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रही है विद प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, क्या ये कंपैरेटिव स्टडी है? बिल्कुल सर। किसका मतलब एक फर्म अपने ही करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रही है। एंड क्या कभी कभी एक फर्म जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, क्या वो फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सकती है? द आंसर इज यस। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में। एक होता है बेटा इंट्रा फर्म कंपेरिजन, एक होता है बेटा इंटर फर्म कंपेरिजन। जहां एक फर्म अपने आप से कंपेयर कर रही है, अपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रही है, बेटा उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और दूसरा होता है एक फर्म दूसरी फर्म के साथ अगर कंपेयर कर रही है, उसे हम बोलते हैं बेटा इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, लॉक कर दिया जाए। सर नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा एविडेंस इन कोर्ट। जी हां, अगर किसी पर्सन ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब आपकी जो अकाउंटिंग है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया है, क्या वो सारे स्टेटमेंट क्या हम कोर्ट में एज एविडेंस यूज कर सकते हैं? सर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा ओविएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात है, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको अब अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स रेजिंग द लोन्स सेल्स ऑफ बिजनेस बाय असर्टिंग द प्रॉपर परचेज कंसिडरेशन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बेटा अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तब भी आप बैंक वाले के पास जाओगे, बैंक से क्या बोलने वाले हो? हे बैंक मुझे लोन दे दे, हे बैंक मुझे लोन दे दे, मैं एक छोटा सा बच्चा, मुझे बिजनेस करना है। क्या बैंक आपकी शक्ल को देख के लोन दे देगी? द आंसर इज नो। आपको कहीं ना कहीं बैंक को क्या बताने होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने होंगे। तो मैं अगेन ये बोलना चाह रहा हूं कि अकाउंटिंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस में।
क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। अगर आपको टैक्स लायबिलिटी का भी सेटलमेंट करना है तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग अपना रोल प्ले करेगा। और हाँ, कोई अपना सेगमेंट ऑफ बिजनेस बेचना चाहे, मतलब अपना कोई बिजनेस बेचना चाहे, तो क्या उस समय परचेज कंसिडरेशन, पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं, परचेज कंसिडरेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है कि हमें किस प्राइस पे बेचना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा बिजनेस की नेटवर्थ क्या है, नेट एसेट्स क्या है। सर वो कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो उसके बाद में हमें ये डिसाइड करना इजी हो जाता है कि परचेज कंसिडरेशन क्या रखा जाए। क्या मेरी बात समझ में आती है? सब कुछ ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपने अकाउंटिंग प्रॉपरली किया है या नहीं। इसका मतलब अकाउंटिंग प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। क्या ये बात समझ में आई सर? बिल्कुल समझ में आई है सर, बिल्कुल 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 समझ में आ गई हमें। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट पार्ट समझने वाले हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जर्नी। आप जानते हैं अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, जहां आप जानते हैं कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट मेजरिंग, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। सर जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में डेफिनेशन, क्या वही सब कुछ लिखा हुआ है? बिल्कुल सर, वही लिखा हुआ है। आइए बेटा नेक्स्ट। सर अब हमें अच्छे से याद हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया कि भाई अकाउंटिंग एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, वो है प्रोसेस। क्या है बेटा? एक प्रोसेस है जहां बहुत सारी एक्टिविटी मिलके अकाउंटिंग कंप्लीट करती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। आज हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सर क्या पढ़ने वाले हैं? आइए हम मिलकर बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जी हां, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की का एक दूसरा नाम है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। जी हां, मैंने लिखा भी है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो आपके सिलेबस में 3 ब्रांचेस हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक में अगर बात करें तो 3 आपको ब्रांचेस दे रखी हैं, वैसे और भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, मैं आपको नाम बिल्कुल बताऊंगा। बट पहला हम जो पढ़ने वाले पॉइंट है वो है बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के अंदर वो कंप्लीट क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से भी कुछ होता है? बिल्कुल, दिस इज अगेन अ सेकंड ब्रांच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है बेटा? अगर आपसे कोई पूछे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, आपके दिमाग में 3 पॉइंट आने चाहिए। पहला पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर इसको याद कैसे रखना है? इसको याद कैसे रखना है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीटली क्या है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। जी हां सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? आप जानते हैं अकाउंटिंग की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में एक पॉइंट दिया हुआ था क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। आप मुझे बताइए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के पहले हम क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं? सर बिल्कुल बनाते हैं। वो फाइनल अकाउंट्स ही हमारा एंड प्रोडक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स जो बनाते हैं उसी को हम एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, वो पूछा जा सकता है एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपके पास दिमाग में एक आंसर आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम फाइनल अकाउंट्स को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं? द आंसर इज यस। हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स के अंदर सर कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स होते हैं बेटा? पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड होता है बेटा
बैलेंस शीट। जी हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, कौन सा वर्ड था सर? भूले नहीं है हम लोग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या वर्ड बताया था? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर जानना चाहते हो तो आपको कौन से दो अकाउंट से मिलना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जहां बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी कि बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। ये कौन बताएगा? ट्रेडिंग एंड P&L। अगर मैं बात करना चाहूं फाइनेंशियल पोजीशन की, तो वो कौन बताएगा बेटा? बैलेंस शीट बताएगा। कौन बताएगा बेटा? बैलेंस शीट। क्लियर है बेटा? जी हाँ। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? हम सिंपली अगर बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो वो रिकॉर्ड करता है, किस बात को रिकॉर्ड करता है नालायकों? सर वो रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ओ माय गॉड, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? बिल्कुल, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जी हां, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एंड प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या बनाएगा? बैलेंस शीट बनाएगा। ट्रेडिंग और P&L क्या बनाने वाले हैं? प्रॉफिट और लॉस बताने वाले हैं, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताने वाले हैं। सर क्या कॉस्ट अकाउंटिंग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं सर्विस इंडस्ट्री की, तो कॉस्ट अकाउंट, देखो वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या सर्विस इंडस्ट्री में ही अप्लाई होती है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी होती है। आप जानते हैं, अगर लेटेस्ट सपोज मुझे ये कैलकुलेटर मार्केट में बना के बेचना है, तो सबसे पहले ये जान लो कि इस कैलकुलेटर को बनाने में कितना खर्चा हुआ है, ये हमारे को घर में कितने में पड़ा। इट इज ऑल अबाउट कॉस्ट। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी होती है। विदाउट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, हम सेल्स प्राइस कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी में अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हां, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बाद में रोल प्ले करती है, पहले कौन रोल प्ले करता है बेटा? अगर इन दोनों में से अगर बात करूं तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग रोल प्ले करता है, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब तक आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर सोचो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो हमें घर में कितने में पड़ा। कई ऐसे बच्चे हैं हमारे जो इस वक्त समर वेकेशन में कई सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस खोल के रखे हैं। कुछ बच्चों ने तो बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। एक नालायक बच्चा जो गरीब बेकरी बिजनेस चला रहा स्टार्ट किया है। जी हाँ, मैं जानना चाह रहा हूं कि वो बच्चा जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो उसने सोचा कि मैं अपनी बिजनेस में जो केक बना रहा हूं, मफिन बना रहा हूं, पेस्ट्री बना रहा हूं, बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अब क्या करें बेटा? तो इसका मतलब ये, मुझे बात बताइए, क्या सबसे पहले उस पर्सन को क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा? जी हां, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर एक बात करो, जनता मिर्ची बड़े वाला, क्या वो मिर्ची बड़ा बनाता है सर 25 रुपए में? सर मुंह में पानी आ गया, वो अलग बात है, मुंह में पानी आ गया अलग बात। सर 25 रुपए का मिर्ची बड़ा, मुझे एक बात बताओ, वो 25 रुपए उन्होंने जो सेल्स प्राइस दिखा रखी है, जो हमसे वो मांग रहा है, बताइए 25 रुपए सेल्स प्राइस कैलकुलेट करने से पहले क्या उसने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया होगा? बिल्कुल सर, कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट किया होगा, और वो उसने पता किया होगा कि ये अल्टीमेट मेरे घर में कितने में पड़ा। कुछ नालायक तो कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट कर लिए कि हाँ सर अगर है ना, एक जो आपका मिर्ची बड़ा है वो 15 रुपए उसकी कॉस्ट आती है, सर वो 25 रुपए में बेच रहा है, मतलब 10 रुपए सर सीधा सीधा प्रॉफिट कमा रहा है। सर दिन भर के अगर वो 5,000 मिर्ची बड़े बेचता है तो सर तो वो तो दिन की 50,000 रुपए कमाई करता है। सर कल भी क्या हम भी मिर्ची बड़े की दुकान लगा दें? हम मारवाड़ी है ना, हम अपना दिमाग तो लगाएंगे ना हर जगह। पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना, आजकल तो मारवाड़ी क्यों, हर बच्चे को पैसा कमाना है, और अल्टीमेट हम लोग भी तो वही करने वाले हैं। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिल्कुल। एक बच्चा मेरे पास कॉल आता है, सर मुझे गोवा जाना है, घूमने जाना, हाँ अकेले जाना है। बेटा आप है ना दिमाग अपना मत दौड़ाइए, सर गोवा घूमने जाना है, मुझे फ्लाइट्स की टिकट्स
का रेट का पता करना है। उसने कॉल किया, पता किया अपने एजेंट से, उसने जो रेट बताई, जो फेयर अमाउंट बताया, मुझे बताओ वो फेयर अमाउंट कैसे पता किया होगा? सबसे पहले क्या उस एयरलाइन बिजनेस ने सबसे पहले पता किया होगा कि पर पैसेंजर क्या कॉस्ट आ रही है, बिल्कुल, और उसके बाद उसमें ऐड किया है प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका मतलब ये हुआ सेल्स प्राइस, मतलब वो फेयर प्राइस बताने से पहले क्या उन लोगों ने अपनी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया? बिल्कुल सर, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्व असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब सिंपल सी बात है, जो आप गुड्स बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कितना है। कॉस्ट का मतलब वो घर में कितने में पड़ा, सिंपल सी बात है। और सर्विस रेंडर्ड, हाँ अगर मैं किसी होटल में रुकने गया हूं, लेटेस्ट सपोज बच्चा मनाली घूमने गया, होटल में रुकना है और होटल का फेयर वो बता रहे हैं कि आपका 3000 रुपीज एक नाइट का लगेगा, एक नाइट का, एक कपल का। हाँ सर कपल क्यों बोल दिया, हम तो अकेले, हाँ वो अलग बात है। मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूं, उसने एक रूम का अमाउंट बताया, वो बताया है एक नाइट का 3000 रुपीज। मुझे बताओ, पहली बात वो रहने की आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब सर्विस दे रहे हैं। क्या उन लोगों ने आपने कई बार देखा होगा 3 स्टार 5 स्टार, ठीक है ना, तो उन सबकी प्राइसेस अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस आपको किस तरह की मिल रही है। अगर 3 स्टार की बात करो, हो सकता है उसका प्राइस जो है 3000 रुपीज है, तो उन्होंने भी तो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट किया होगा कि हाँ भाई मेरे को टोटल एक पर्सन यहाँ या कपल जो भी है वो अगर यहाँ रुकता है एक नाइट के लिए तो कितना खर्चा आता है। लेटेस्ट सपोज 2000 रुपीज खर्चा आ रहा है और उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन 1000 रुपए ऐड कर लिया, 3000 उनकी सेल्स प्राइस हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना। चाहे आपको एयरप्लेन से कहीं जाना हो, चाहे आपको हॉस्पिटल में, आप कई बार देखते हो एक रूम का चार्ज लगता है पर डे का, तो वो कैसे डिसाइड होता है? तो अल्टीमेट वो सारी जो चीजें हैं वो डिसाइड होती है अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और या मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है बेटा, प्राइस अगर आपको फिक्स करना है तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। इन्वॉल्व द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एंड प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा ये जो पार्ट है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लो बेटा। यहां पर एक पॉइंट जो है ये थोड़ा चेंज है, ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये बेटा थोड़ा सा ये गलत है। यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या समझना है? यहां समझना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। डिसीजन मेकिंग सर कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द जनरेटिंग इंफॉर्मेशन एज टू कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है कि अगर आपको फंड चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए तो उसकी कॉस्ट क्या है। लेटेस्ट सपोज मैं कहीं से लोन ले रहा हूं तो उसका अपना कॉस्ट है। कॉस्ट क्या सर? जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, क्या वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है? बिल्कुल। और दूसरा है इंफॉर्मेशन एज टू कॉस्ट ऑफ फंड प्रॉफिट जनरेटेड इनेबलिंग मैनेजमेंट टू मेक डिसीजन। सिंपल सी बात है, लेटेस्ट सपोज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एजेंट अपॉइंट किए हैं उसने अपनी सेल को बूम करने के लिए। मुझे बताइए, आपको बहुत ज्यादा एरिया कवर करना है तो आपको क्या चाहिए? एक 4 व्हीलर चाहिए। अब सभी ने डिमांड की कि हमें 4 व्हीलर दिला दो ताकि हम लोग मैक्सिमम एरिया कवर करें। अब कंपनी के पास एक क्वेश्चन ये है कि हमें जो 4 व्हीलर लेना है, क्या वो हमें रेंट पे लेना है, क्या हमें खुद को बाय करना है? अब मुझे बताइए, तो उसके लिए क्या करेंगे? जब बाय करना है, खुद का खरीदना है, तो बताइए उसकी अपनी अपनी कॉस्ट होगी, उसका अपना खर्चा होगा। और रेंट पे अगर लेते हो तो उसका अपना खर्चा होगा। तो एक अकाउंटेंट क्या करता है? दोनों कॉस्ट शीट बनाता है कि भाई इफ ऑप्शन 1 अगर मैं कार परचेज करता हूं तो क्या खर्चे होंगे, ऑप्शन 2 अगर कार रेंट पे होती है तो क्या खर्चे होंगे। और ये अल्टीमेट किसको दे दिया जाता है? मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट फिर अपना डिसीजन लेता है कि हमें रेंट पे लेना चाहिए या फिर खुद की परचेज कर लेनी चाहिए। ऐसे कई सारे डिसीजन होते हैं जहां पर ये
सारे डिसीजन कहाँ लेने होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बेसिकली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे कहाँ पर, जब आप बीकॉम लेवल में बात करेंगे, बीकॉम पढ़ रहे होंगे, कॉलेज पढ़ रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें कितना याद रखना, सिंपली एक लाइन जरूर याद रखनी है। अंडर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग का काम होता है। क्या काम होता है? डिसीजन मेकिंग का। ओके बेटा, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। हमने पढ़ा था बेटा अकाउंटिंग की डेफिनेशन। सारे बच्चे जल्दी से मेरे साथ बताइए, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस विच इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analysis and interpretation and communicate to end user। ये हमने पढ़ा था। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है। क्या डेफिनेशन पढ़ी है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट टू एंड यूजर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग की 4 एक्टिविटी कौन कौन सी? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। उसको मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? बुक कीपिंग। क्या नाम दे दिया बेटा? बुक कीपिंग। ध्यान से सुनना, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सर, बोल सकते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है? अकाउंटेंसी। उससे छोटा अकाउंटिंग और उससे छोटा बुक कीपिंग। क्या मैं बोल सकता हूं बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मेरे दादाजी हैं अकाउंटेंसी, ये दादाजी, ये मेरे फादर पापा, और ये मैं खुद। ठीक है, आप मुझे बताइए पापा किसके कंट्रोल में है? दादा के। और मैं किसके कंट्रोल में हूं? पापा के भी और अल्टीमेट दादा के भी। देखा जाए तो ये है कि बुक कीपिंग जो है किसके अंडर में आती है? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग खुद किसके अंडर में आता है? अकाउंटेंसी। समझ गए हो ना? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इस डायग्राम को देख के मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग इंक्लूड बुक कीपिंग। बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटेंसी इंक्लूड अकाउंटिंग, सर वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग की 4 एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इनको मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? बुक कीपिंग। क्या नाम दे दिया? बुक कीपिंग। इसका मतलब यह हुआ जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है, जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है वहीं से मेरी रियल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, वहीं से मेरी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। क्या मेरी बात समझ में आती? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बुक कीपिंग किसका पार्ट है बेटा? अकाउंटिंग का पार्ट है। क्या ये रिलेशन समझ में आ रहे हैं? सर बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। अकाउंटेंसी सबसे बड़ा, उससे छोटा अकाउंटिंग और उससे छोटा बुक कीपिंग। आइए नेक्स्ट पार्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखा है AI, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली क्या है, समझाइए इसके बारे में। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स। आप जानते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्चुअल में किसको यूज, मतलब कौन कौन से लोग जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं? हमने एक पॉइंट पढ़ा था अकाउंटिंग के अंदर, कम्युनिकेटिंग टू एंड यूजर। तो सर अल्टीमेट ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए यूजफुल है? एंड यूजर के लिए ये यूजफुल है। एंड इट्स टाइप्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू, क्या बेटा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड यूज ऑफ विच हेल्प द यूजर। वर्ड आ गया बेटा, यूजर। क्या वर्ड आया बेटा? यूजर। इन डिसीजन मेकिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेट किसको यूज आती है? हमारे जो एंड यूजर है। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, कम्युनिकेटिंग टू एंड यूजर। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं अभी बहुत जल्दी कि एंड यूजर कौन कौन है। ठीक है,
अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल वैसे दिए थे आपको, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, पब्लिक हो गया, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, वर्कर, एम्प्लॉय, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एंड यूजर हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अल्टीमेट किसको यूज आती है बेटा, एंड यूजर को। किस पर्पस के लिए, इन डिसीजन मेकिंग में। लेटेस्ट सपोज ये चिंटू जो है ना, वो एक टाटा कंपनी में अपने शेयर खरीदना चाह रहा है, टाटा कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, टाटा कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको चेक करेगा, देखेगा, और देखने के बाद वो अपना डिसीजन लेगा कि क्या मुझे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब वो जो चिंटू है वो कौन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। The financial statement generated are profit and loss account and balance sheet. The information made available by these statement are information relating to profit and loss, information relating to financial position and information about cash flow. तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसको यूज आने वाली है सर, एंड यूजर को यूज आने वाली है। आप सिंपली इसको रीड करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बाद जो टॉपिक आता है बेसिकली वो टॉपिक आता है उसके टाइप्स। जी हाँ, नेक्स्ट टाइप्स की अगर बात करें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर जो है वो हमने टाइप्स पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और उसके टाइप्स की अगर बात करें तो ये उसके टाइप्स है बेटा कि हमें किस तरह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। जो अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड अबाउट द कैश फ्लो। ये तो हो गया बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट जो है आप नॉर्मली रीड करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना आप में, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जी हाँ, आपको जो पढ़ना है यहां पर बेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटेटिव फीचर्स होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। हमने पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक में क्या था बेटा, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग था, जहां हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे पूछे तो बेटा 4 हैं। फर्स्ट है बेटा रिलायबिलिटी, नेक्स्ट है रेलेवेंस, नेक्स्ट है बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी, और नेक्स्ट है बेटा कंपेरेबिलिटी। तो सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो एंड यूजर को यूज आने वाली है इन डिसीजन मेकिंग, सर डिसीजन मेकिंग में वो यूज कर रहा है, तो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। सर पहला पॉइंट आता है रिलायबल, भरोसेमंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होना जरूरी है। मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड मटेरियल एरर। जी हाँ, वो वेरीफिएबल होना जरूरी है, और फ्री फ्रॉम बायस मतलब पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए, मटेरियल एरर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई एरर वहां नहीं होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। रेलिवेंस, सर रेलिवेंस शब्द का जो मतलब है वो मतलब ये है कि पहली बात तो कोई भी अगर बात हो सकता है, 2 पर्सन है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, हो सकता है वो मिस्टर एक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, बट हो सकता है मिस्टर वाई के लिए वही बात इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट नहीं है। लेटेस्ट सपोज, सर रेलिवेंस का मतलब समझाओ अच्छे से। लेटेस्ट सपोज सीबीएसई का नोटिफिकेशन आता है कि आने वाले टाइम में क्लास 11th के एग्जाम्स नहीं होंगे, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे उनको ग्रेड दे दिया जाएगा, बट किसी तरह के रिटर्न एग्जाम्स नहीं होंगे। सारे नालायक खुश हो जाएंगे। बताओ क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है? बिल्कुल सर आपके लिए रेलिवेंट है, बट जो ऑलरेडी 12th क्लियर कर चुके, 11th क्लियर कर चुके, क्या उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है? सर नहीं। सिंपल सी बात है, रेलिवेंट मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट टू इनेबल
यूजर टू मेक डिसीजन। जी हाँ, जो लोग ऑलरेडी 11 क्लियर कर चुके और नोटिफिकेशन क्लास 11 के रिलेटेड है, तो क्या जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके क्लास 11, क्या वो उनके लिए यूजफुल है डिसीजन मेकिंग में? नहीं सर। बट जो ऑलरेडी बन चुके हैं, क्लास 11 क्लियर कर चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, उनके लिए तो सर यूजफुल नहीं है। बट जो ऑलरेडी क्लास 11 पढ़ रहे हैं, राइट नाउ प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए वो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है? यस। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है बेटा समझने वाली बात, समझने आनी चाहिए। मतलब लेटेस्ट सपोज कोई बच्चा व्हाट्सएप मैसेज करता है किसी को, और वो इस तरह से मैसेज करता है कि सामने वाले को, भले वो शॉर्टकट में लिख रहा है, सामने वाले को समझ में आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंडेबल। और पता है सिंपल सी बात है, कोई अगर आप मैसेज कर रहे हो, सामने वाले को सेम मीनिंग में समझ में आ रहा है, मतलब वो अप्रोप्रिएट है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर, मतलब आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करो कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले एंड यूजर को समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडेबल पहला पॉइंट था बेटा, रिलायबिलिटी, भरोसेमंद। सेकंड है रेलिवेंट, और नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल टू द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब एक फर्म अपने करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करे, ऐसी होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है? तो उसके लिए पॉइंट है बेटा रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब भरोसेमंद, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए, और रेलिवेंस का मतलब वो डिसीजन मेकिंग में यूज आ रही है, तो वो अगर वो बात डिसीजन मेकिंग में यूज आ रही है, इसका मतलब वो रेलिवेंट है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करें कि सामने वाले एंड यूजर को बेटर वे में समझ में आए, और वो इस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ताकि वो कंपेरेबल भी हो, मतलब वो अपने प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सके। ये 4 पॉइंट है बेटा, रिलायबिलिटी, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सबसे लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? कम्युनिकेटिंग टू एंड यूजर। सर ये एंड यूजर हमने कई बार पढ़ा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी पढ़ा, पॉइंट बहुत सारी जगह पढ़ा एंड यूजर। सर ये एंड यूजर एक्चुअल में कौन होते हैं? एंड यूजर की अगर बात करें, क्या मैनेजमेंट एंड यूजर है? बिल्कुल। क्या ओनर एंड यूजर है? बिल्कुल। क्या एम्प्लॉय एंड यूजर है? बिल्कुल। पब्लिक और गवर्नमेंट, उसके डिपार्टमेंट, ठीक है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे बेटा एंड यूजर है। इवन पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये सारे के सारे एंड यूजर है। हमने एंड यूजर को एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला बेटा है इंटरनल यूजर, सेकंड है बेटा एक्सटर्नल यूजर। अगर मैं इंटरनल यूजर की बात करूं तो सिर्फ 2 आएंगे, ओनर और मैनेजमेंट। हाँ, एम्प्लॉय यहां पर नहीं है बेटा, एम्प्लॉय अब यहां आने लग गया। एम्प्लॉय कहां आ जाएगा बेटा? एम्प्लॉय बेटा आ जाएगा एक्सटर्नल में। तो इंटरनल में 2 हैं, पहला ओनर, सेकंड मैनेजमेंट, ये बेटा इंटरनल यूजर है। और बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द पर्सन जितने भी हैं, वो सारे के सारे बेटा एक्सटर्नल यूजर हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। चाहे क्रेडिटर हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे बैंक हो, चाहे पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे टैक्स अथॉरिटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जनरल पब्लिक हो, ये सारे के सारे एक्सटर्नल यूजर हैं। इंटरनल यूजर सिर्फ 2 है, ओनर एंड मैनेजमेंट। उसके अलावा जितने भी पर्सन हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल हैं। बिल्कुल सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हां, हमने एक पॉइंट पढ़ा था और भी इससे पहले, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सर ब्रांचेस की अगर बात करें तो 3 ब्रांचेस आपको याद रखनी। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट
मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या और भी ब्रांचेस होती हैं? जी हां, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और भी अकाउंटिंग है, बिल्कुल होती हैं, बट हमें सिर्फ 3 याद रखनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पूछ रहा है? अगर सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग पूछ रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, और दूसरा है बेटा डबल एंट्री सिस्टम। एक होता है बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम। हम जो पूरी बुक में पढ़ने वाले हैं वो लगभग पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम बिकॉज आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। कौन? डबल एंट्री सिस्टम। दिस इज द कंप्लीट अकाउंटिंग। बट एक होता बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या आप इसको इनकम्प्लीट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग भी है, और ये अनसिस्टमेटिक भी है, और ये रिलायबल जितनी नहीं है। कौन सी बेटा? जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो अनसिस्टमेटिक है, और अनसिस्टमेटिक है इसका मतलब वो अनरिलायबल है, भरोसेमंद नहीं है। बट कुछ लोग फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को। ठीक है बेटा, अब मुझे बताइए अंडर द डबल एंट्री सिस्टम हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जहां पर अकाउंटिंग के दोनों एस्पेक्ट यूज किए जाते हैं। और अकाउंटिंग के दोनों एस्पेक्ट कौन से हैं बेटा? फर्स्ट है डेबिट, सेकंड है क्रेडिट। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन उठा के देख लो, उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। In this system, one aspect is debited and another aspect is credited following the rules of debit and credit। जी हाँ, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेसिकली हमें डबल एंट्री सिस्टम ये बताता है कि विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। Since one aspect of transaction is debited and the other is credited, the total of all debit, the important बात है ये, total of all debit is equal to total of all credit is always equal to total of all credit। हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में जितना डेबिट हुआ है उतना टोटल अमाउंट वापस क्रेडिट भी होगा। ठीक है बेटा। इन एस्टेब्लिशिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस भी बनता है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनता। इवन सिंगल एंट्री सिस्टम को आप इनकम्प्लीट अकाउंटिंग बोल सकते हो, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये अनसिस्टमेटिक है, इसलिए वो रिलायबल भी नहीं है। The single entry system is also known as accounts from incomplete record। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, समझ में आ गया सर। Since all transactions are not recorded under the double entry principle, it is not possible to prepare the trial balance। बेटा under the single entry system सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे नहीं लिखते। ध्यान से सुनना मेरी बात। अंडर दी सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दैट्स व्हाई इसको क्या हम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग बोलते हैं? जी हां, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग बोलते हैं। और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस बिकॉज ये अकाउंटिंग ही क्या है बेटा? इनकम्प्लीट है। एज ए रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जब आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पा रहे हो तो क्या आप फाइनल अकाउंट्स बना पाओगे? द आंसर इज नो। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। एक और बात बताइए, मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? सर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। जी हाँ, डबल एंट्री सिस्टम। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। तो फिर सर सिंगल एंट्री सिस्टम, बहुत रेयर लोग जो होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो
करते हैं। एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट अकाउंटिंग करने की बजाय इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन। यहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग पर्सनल अकाउंट्स जितने भी हैं वो मेंटेन करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स जितने भी हैं वो मेंटेन करते हैं एंड कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या अब हम इस चैप्टर के आपको सारे बच्चे इन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके क्या आपको इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन कर देने चाहिए? बिल्कुल सर, आपको घर पे वो चीज करनी चाहिए। हाँ, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7014232189, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे इसके ऊपर क्या कर सकते हैं बेटा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।